मैं इस वक्त शहीद यासिर के वालिद की हैसियत से बैठा हुआ हूँ, कर्नल जाफर की हैसियत से नहीं बैठा हुआ। वाह। ये एजाज़ ऐसा है कि यानी बड़े चुने हुए लोगों को मिलता है, बहुत ही सिलेक्टेड, और वो कुदरत ने सिलेक्ट किए होते हैं। ये जो वाक़या है स्पेशली जब वो शहीद हुए, वो ऐसे था कि नेवी को कुछ थ्रेट्स थी कुछ अरसे से। ये मई 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यासिर बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियर था। उसने रिसालपुर से 4 साल की डिग्री की थी, 2010 में मुकम्मल की थी डिग्री, और फिर वो वापस नेवी में आया और मेहरान बेस से पोस्ट हुआ। जी। 3 उसके नज़रिए थे। जी जी। वतन से मोहब्बत, वर्दी से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत। उस वक़्त जब ये मेहरान बेस पे अटैक हुआ तो ये उस थ्रेट्स की वजह से एक रिएक्शन फोर्स के तौर पे वहाँ पे कुछ डिप्लॉय की हुई थी चीज़ें। उसका ये उस दिन कमांडर था। संडे था, 22 मई 2011 संडे था। शहादत जब लिखी होती है तो वो कहीं ना कहीं मतलब है उसको कुदरत उस तरफ ले आती है, वजह बन जाती है कोई। तो उसकी ड्यूटी उस दिन नहीं थी। उसकी ड्यूटी मंडे को थी, मतलब जो QRF की थी। तो जो जिसकी ड्यूटी संडे को थी उसको, वो कराची का रहने वाला था, तो उसने की रिक्वेस्ट की कि मैं बिज़ी हूँ किसी फैमिली कमिटमेंट में, तो अगर आप मेरे से ड्यूटी एक्सचेंज कर लो। तो ड्यूटी एक्सचेंज करना कोई इतनी ऐसी कोई बात नहीं होती, कर लेते हैं लोग, ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, फ्री हूँ मैं। अब क्योंकि उसने शहीद होना था और उसके लिए कुदरत ने निज़ाम बनाया था इस तरह से, तो बहरहाल वो उस रात अटैक हुआ नेवल बेस के ऊपर, मेहरान बेस पे, और दहशतगर्दों ने तकरीबन कोई 9:30 के करीब, 8:30 9 के करीब अटैक किया। तो ये अपनी ड्यूटी से तकरीबन जिस जगह ड्यूटी रूम था और जिस जगह अटैक हुआ था वहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का फासला था। मेहरान बेस काफ़ी वास्ट एरिया में है। तो ये अपना ड्यूटी पहुंचने के बाद सारा जैसे होता है रूटीन में चेकअप कराया था, चेक्स को आ गए हैं लोग, चले गए हैं, चीज़ें पूरी हैं, सारा मतलब जो एक रूटीन चेक करके आके इसने फिर मुझे फ़ोन किया। अच्छा। इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे ड्यूटी पर आ गया हूँ, आज मेरी ड्यूटी नहीं थी। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि ये ड्यूटी पर है। और उससे पहले इसने यही कहा था संडे है तो मैं फ्री हूँगा। तो जब वो ये बात कर रहा था तो ये मेरी बेटी भी उस वक्त उससे कॉन्फ्रेंस कॉल में लाइन पे थी। तो जब वो बात कर रहा था तो उसने सडनली कहा कि धमाका हो गया, मैं जा रहा हूँ। ओके। अब जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ वो मुझे नेवल चीफ ने अगले दिन सुबह बताई। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ उसकी बॉडी लेने, तो उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था अपनी इस ड्यूटी रूम में जिस जगह से धमाका था। ही रीच्ड विद इन 3 मिनट्स, मिनिमम पॉसिबल टाइम में वहाँ पहुँचा ये। तो देखा एक जहाज़ को उन्होंने हिट किया हुआ है। तो ये इसने जो वहाँ के लोकल जो ड्यूटी पे उस वक्त गार्ड्स वगैरह मौजूद थे, उन्हें कहा कि आप चले मेरे साथ, तो हम बाकी जहाज़ों को बचाते हैं। तो ये आगे बढ़ा। तो इसने रैंडमली वहाँ पे ऐसी जगह थी, मतलब रनवे के पल्ली साइड पे कुछ झाड़ियाँ थी जहाँ से एक्सपेक्टेड था कि वो फायर कर रहे हैं। इसने उधर फायर शायर करके उनको रोकने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने देखा कि ये अभी मतलब हमारे लिए रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, तो उन्होंने फिर इसको डायरेक्ट मारा, इसको गोलियां मारी। उसकी 2 दिल पे लगी और 1 नीचे लगी। एक्चुअली जो इस सारे सिनेरियो के पीछे बात थी वो ये थी कि उनका प्लान ये था कि जब वो जहाज़ को हिट कर लेंगे और बहुत दहशत फैलेगी तो वहाँ पे फॉरेन इंजीनियर्स थे लोकेटेड उधर ही नज़दीक ही, वो रेकी की हुई थी, उन्हें पता था, सारा हर चीज़ मालूम थी। उन्होंने उनको यरगमाल बना के अपने मुतालबात पूरे करवाने थे। मुतालबात लंबे चौड़े थे जो जैसे होते हैं। तो जब ये इसने इंटरफियर किया तो उसमें उनका टाइम जो था, जो भी 3 से 4 मिनट में उन्होंने एक्शन करना था, दैट कम्स अप टू 10 to 12 मिनट्स, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। अब इसी दौरान ये इसकी रेजिस्टेंस भी हुई, इसने फायर भी किया, वो गिरा वहाँ पे। तो वो जो चाइनीज इंजीनियर्स थे वो अपने बुलेट प्रूफ जीपों में बैठ के वहाँ से निकल गए। जब निकल रहे थे तो इन्होंने थोड़ा सा देखा कि जीपें जा रही हैं, उनको अंदाज़ा हुआ कि ये भाग रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, तो उन्होंने उन पर भी फायर किया। बहरहाल बुलेट प्रूफ थी, वो निकल गए। अब सारा जो उनका प्लान था वो ऑलमोस्ट मतलब मलियामेट हो गया, बिल्कुल ख़त्म। उनके पास सेकंड प्लान था ही कोई नहीं। जो ये सारी कहानी मुझे बाद में सारी बताई गई सारी। ये हम सारे बैठे हैं यहाँ पे, आप सोच सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो दहशतगर्द इंजीनियर्स को यरगमाल बना लेते तो हमारे लिए कितनी एम्बैरसमेंट होती, नेवी के लिए कितनी। तो वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन बहरहाल इसने जान दी उसमें, जो उसने ये सारा काम किया
वो एक ही रीज़न था कि उसको दीन से मोहब्बत थी, उसको मुल्क से मोहब्बत थी और उसको वर्दी से मोहब्बत। ज़ैनब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह एक फादर अपने एक शहीद बेटे की कहानी बयान कर रहे हैं और आंखों में आंसू नहीं है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये जज्बा और ये सुकून, ये सब्र आता कैसे है? यासिर के बाद ये बात पता चली है कि सब्र आता कैसे। एक तो यासिर इतना अपनी शहादत से पहले इतना पॉजिटिव था और मुझे लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा हमें मेंटली प्रिपेयर भी कर रहा था। मतलब डायरेक्ट उसने हमें, अपनी फैमिली को ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन अपने दोस्तों को उसने बताया हुआ था। अच्छा। अपने दोस्तों से वो डिस्कस करता था कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो क्या होगा या मैं कैसे होऊंगा। हमारे 1947 से जब तक के उनको बाकायदा उसकी पिक्चर्स उसके लैपटॉप में थी। अच्छा। उनकी लाइफ हिस्ट्री उसके पास थी। उसको ये पता था कि कौन कहाँ पे दफन है और किसको कब दी जाती है जो परेड देते हैं। और जो मैंने उसी के लैपटॉप में वो गाना सुना था, ये पुत्तर हटाते नहीं बिकते। ये मैंने फर्स्ट टाइम उसके लैपटॉप पे सुना था। उसने ना एक वीडियो सेव की हुई थी, एक जनाजा जा रहा था पाकिस्तान के परचम में लिपटा हुआ। एक भाई होने के नाते उनकी ऐसी कौन सी आदत, कौन सी याद है जो आज भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है? ही वॉज अ जेम। मतलब मैं कभी, जब वो जिंदा भी था, मैं तब भी सोचती थी कि यासिर शायद मेरा भाई है, इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि उसके अंदर कोई बुराई है। लेकिन वाकई उसमें कोई बुराई नहीं थी। मतलब ढूंढने से भी नहीं थी। वो इतना अच्छा था, उसका दिल लोगों के लिए इतना हेल्पफुल था कि एक दफ़ा सड़क पे ना कोई बंदा सर्दियों में नंगे पैर जैसे रात को निकले हुए भीख मांग रहा, तो उसने अपने जूते उतार के उसको दे दिए। उसी वक्त उसने ये देखा कि उसने कौन से जूते पहने हुए हैं या हम कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा खैर है, मैं घर जाके और ले लूँगा। मतलब वो बहुत रिएक्शन टाइम लेता ही नहीं था। एक दफ़ा किसी ने लिखा हुआ था कि उसे पंखे की ज़रूरत है, ऐसे जैसे लोगों ने लिखा होता है कि गर्मी बहुत है, पंखे की ज़रूरत है। तो उसने सिर्फ वो बोर्ड पढ़ा, अगले दिन पंखा ख़रीदा और उसको वहाँ देकर आया। तो वो इस तरह का इंसान था कि उसको कहना दोबारा नहीं पड़ता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब उसको खुद से पता होता था कि किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं कैसे ज़रूरत पूरी कर दूँ। मतलब ऐसा था, हम उसे कहते रहते थे, उसके कपड़े जो भी हम उसे देते थे, वैसे तो वो कहता था कि मुझे कुछ भी गिफ्ट मत दिया करो क्योंकि मैं हर वक्त यूनिफॉर्म में होता हूँ। बस उसको सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म का बहुत ख्याल होता था। उस यूनिफॉर्म के लिए उसने अपनी जान दी। बिल्कुल। मैं आपसे इसलिए भी खुल के बात नहीं कर रही क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं बार बार आपकी तकलीफ़ को ताज़ा करूं, लेकिन मुझे बताएं कि लगता है कि यासिर आज भी इर्द गिर्द है, साथ है हर जगह पे? हाँ बिल्कुल लगता है। ऐसा है कि यासिर अपनी प्रेजेंस हमें बताने के लिए किसी के थ्रू मैसेज भिजवा देता है, ख्वाब में या क्योंकि ऐसा भी है कि लोग ऑथेंटिक ना समझे। अगर मैं ही कहूँ कि यासिर मुझे ख्वाब में आके कि तो वो कहेंगे ये तो बहन ही है, इल्यूजन भी हो सकती हैं या, लेकिन कोई और बताता है, वो भी कोई ऐसा जिसे हम जानते भी ना हो। मैं यासिर की प्रेजेंस की आपको 2-3 बातें बताती हूँ। एक दफ़ा तो यासिर के जब कोर्समेट यानी कि मेजर तब हुए थे, उस हिसाब से देखा जाए तो यासिर के दोस्तों का फ़ोन आया, बाबा को, मामा को, सबको बताया उन्होंने कि हम लोगों की प्रमोशन हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने बाबा को और मामा को बताया, लेकिन उन्होंने कहा हमारा मकसद नहीं है, बस बताने का मकसद है अगर यासिर होता तो वो भी अब प्रमोट हो चुका होता, उसका भी ये रैंक लग गया होता। तो उसी रात मैंने ख्वाब में देखा था कि एक उसकी जब रिसालपुर में उसकी सेरेमनी हुई थी ना, ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी जब हम गए थे उसकी पासिंग आउट परेड पे। तो जो मेरे जहन में नक्शा था, जो मैंने देखा हुआ था वहाँ, वो एग्जैक्टली वैसे ही आया। और जैसे हम देखते हैं कोई असेंबली हो रही है, उस तरह बैजेस लग रहे हैं। अब आई डोंट नो कैसा होता होगा, मैं ख्वाब बता रही हूँ ना। तो उसमें मैंने देखा यासिर एक जो भी एक शीशा है जहाँ पे सबको बैजेस लग रहे हैं, यासिर उस शीशे के पीछे है। यासिर को बैज नहीं है, वो पीछे है और वो कह रहा है कि मैं इनसे सीनियर हूँ। मतलब वो मुझे ख्वाब में, अब वो इंस्टिंक्ट कैसे मुझे ये सेंस आ रही है कि यासिर कह रहा है कि मैं इनसे सीनियर हो चुका हूँ। तो फिर जब मैंने देखा, लेकिन वो इतना रियल था कि मुझे लग रहा था कि यासिर पीछे खड़ा हुआ है, इन सबको रैंक लग रही है, वो मुझे पीछे नजर आ रहा है। मतलब हालांकि इतना लंबा सा एरिया होता है, लेकिन वो ख्वाब में इतना विजन क्लियर था कि
ये पता, फिर मैंने उठ के बताया कि मैंने कहा यासिर कह रहा था कि वो इससे सीनियर है, मतलब मैं इनसे ज़्यादा, तो मैंने कहा वो वाकई इससे सीनियर है। उसको ये बात पता है कि उसको अब दुनियावी ओहदों से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि मैं बहुत, वो बताता है, वो मैसेज देता है मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वही कहता है, उसने ख्वाब में आके बताया था कि जो ग़िज़ा हमें मिलती है वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारी ग़िज़ा ही अलग है। असरार, मैं भी आपके साथ, आप भी मेरे साथ, हम ये सुनते हैं सिर्फ,